वेलकम स्टूडेंट्स, आज इस पार्ट में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड वो पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने कॉलम्स लॉ देखा था और फिर उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह ये सब किया था। नाउ ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो देखेंगे। पहले इसका जो स्टेटमेंट वो लिखा यहाँ पे लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्टिंग ऑन ए vanishingly small test charge placed at that point। तो ये तो है स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या है। मान लो यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, एक चार्ज है और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा चार्ज लाया टेस्ट चार्ज। इस छोटे से चार्ज को हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। मानते हैं कि ये एकदम छोटा है, ये जो टेस्ट चार्ज जो हम लेते हैं हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो है ये एकदम छोटा है, बिल्कुल ही छोटा है। बुक में इसका जो वैल्यू है ये कुछ ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि लिमिट टेंड्स टू 0, लिमिट्स क्यू नॉट टेंड्स टू 0। ये क्यू नॉट जो है ये टेस्ट चार्ज है। अच्छा चलो, और ये टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मान लो एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज को लाया इसके सामने, तो पॉजिटिव इस पे फोर्स आएगा और वो फोर्स किस तरफ लेके जाएगा, इसको इस तरफ लेके जाएगा। ये फोर्स आया क्यों? अगर दिखाई भी नहीं देता, मान लो यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिव इसलिए, ये अगर दिखाई भी नहीं देता तो भी तो इस पे फोर्स लग रहा होता, तो ये फोर्स आया कैसे? यही हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि कोई भी चार्ज अपने अगल बगल एक फील्ड क्रिएट करता है। कोई भी चार्ज अपने अगल बगल एक फील्ड क्रिएट करता है, तो उस फील्ड की वजह से ये जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज के ऊपर फील्ड का इफेक्ट होता है और इस इफेक्ट की वजह से इस पे ये फोर्स लगता है। अब डिफरेंट चार्जेस के लिए डिफरेंट है, जैसे कि अगर पॉजिटिव है तो ये बाहर की तरफ जाता है, अगर नेगेटिव है तो हम मान के चलते हैं कि ये अंदर की तरफ आता है। अब ये सब जो चीज है ये हमें समझने के लिए है, ऐसा थोड़ी ना होगा कि हम लोग कहीं पे चार्ज डालेंगे इसके सामने ये लाइंस वगैरह आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जस्ट समझने के लिए कि ऐसे ये काम करता है। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा जो ये फील्ड बना रहा है तो क्या क्यू नॉट चार्ज फील्ड नहीं बना रहा है? क्यू नॉट की वजह से इस पर कुछ इंपैक्ट नहीं होगा। तो फिजिक्स में हम मानते हैं कि क्यू नॉट अपना कोई फील्ड नहीं बनाता है। ये टेस्ट चार्ज जो है, ये टेस्ट चार्ज कोई अपना फील्ड नहीं बनाता है, ये जस्ट थ्योरी है। प्रैक्टिकली तो तुम भी समझ रहे होगे कि कोई भी ऐसा चार्ज, कोई भी चार्ज होगा उसमें एक तो एक फील्ड रहेगा। किसी भी चार्ज में फील्ड है तो कितना भी छोटा क्यों ना चार्ज है उसमें फील्ड रहेगा। बट प्रैक्टिकली थ्योरी में हम ये मान के चलते हैं कि ये जो टेस्ट चार्ज है ये कोई अपना फील्ड नहीं बनाता। अब चलो इसको मैं रब कर देता हूं, तो नीचे लिख सकता हूं। तो अब ये चार्ज जिस तरफ आएगा इस तरफ आएगा तो ये इस तरफ फोर्स लगेगा, इस तरफ आएगा तो इस तरफ फोर्स लगेगा, इस तरफ आएगा तो इस तरफ फोर्स लगेगा, इस तरफ आएगा तो ये फोर्स इस तरफ लगेगा। नाउ इधर लिख सकते हैं हम लोग कि एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हर चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। पॉजिटिव हुआ तो बाहर की तरफ जा रहा होता है, नेगेटिव हुआ तो जो पहले मैंने बताया था कि अंदर की तरफ आ रहा होता है। इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ, अराउंड इटसेल्फ। अच्छा, ये तो एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या बता रहा था मैंने कि
क्यू नॉट जो होता है, जो टेस्ट चार्ज होता है, टेस्ट चार्ज इट डज नॉट क्रिएट एनी फील्ड, इट डज नॉट क्रिएट एनी फील्ड, ऐसा मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हम लोग एक बोलते हैं कि ये जो क्यू नॉट है ये एकदम छोटा चार्ज है, एकदम छोटा कि अपना खुद का फील्ड बना ही नहीं पाएगा। लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। अब और एक बात है, ये भी तुम लोगों को समझना चाहिए कि मान लो यहाँ पे ये चार्ज है, ये क्यू को ये टेस्ट चार्ज को अगर मैं दूर ले जाऊं तो क्या इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा? खत्म नहीं होगा, कम हो जाएगा। ये जितना नजदीक होगा उसका फील्ड की वजह से उसको फोर्स ज्यादा लगेगा, लेकिन इसका जो इफेक्ट है ये हम लोग मान के चलते हैं वो इंफिनिटी तक रहता है। बेशक इसको दूर किया तो जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कम हो जाएगा, लेकिन एकदम वेनिश नहीं होगा फोर्स, कितने भी दूर रख दो, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि ये जो फील्ड जा रहा होता है वो इंफिनिटी तक जा रहा होता है। तो ये पॉइंट में लिख लेना। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायरेक्शन होता है, तो इसे वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स टिल इंफिनिटी। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ बातें। यहां पे ये समझाने के लिए हमने टेस्ट चार्ज दिया। टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका जो ये अपना कोई खुद का फील्ड नहीं बनाता, क्योंकि इसका चार्ज जो होता है वो बहुत ही कम होता है। इसको हम लोग बुक में ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है कि लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। अब ये फील्ड का जो स्ट्रेंथ है या फिर जो इंटेंसिटी है, अभी हम लोग वो पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे तो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अभी हम लोग वो पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मींस वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका जो स्ट्रेंथ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसका जो स्टेटमेंट है या डेफिनेशन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट विदाउट डिस्टर्बिंग द पोजीशन ऑफ सोर्स स्टेट। तो इसको समझते हैं क्या है। मान लो यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है, और मान लो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ढूंढने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बाय टेस्ट चार्ज। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज बाय टेस्ट चार्ज। अच्छा, अब कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था, इसमें इसकी वजह से कितना फोर्स अप्लाई होगा, इसकी वजह से इसमें कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो मेरे हिसाब से के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर ये फोर्स अप्लाई होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसको हम लोग ईपी लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is equals to electric field intensity of point source is equals to force on test charge। फोर्स हमने कितना निकाला, k q नॉट बाय r स्क्वायर बाय क्या है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमारा क्या है q नॉट। तो q नॉट कट जाएगा तो बचेगा क्या k q बाय r स्क्वायर। तो ये है हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे एक चीज हमें समझ में आ रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर मैं ई और आर स्क्वायर का ग्राफ बनाऊंगा तो क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ क्या आता है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका ग्राफ क्या आएगा, ऐसा आएगा, आर बढ़ता जाएगा ई घटता जाएगा। ओके, अब यहां पे तो मैं
और ये सब चीज जो है, एक चीज याद रखना, ये सब जो चीज है ये सब वैलिड है ओनली फॉर पॉइंट सोर्स। दीज आर वैलिड ओनली फॉर पॉइंट सोर्स। तो पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया क्या है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो देख लिया क्या है। तो इससे तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता हूं इधर से कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जहां पे टेस्ट चार्ज, यहां पे ये भी लिख सकता हूं लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0, क्योंकि टेस्ट चार्ज बहुत छोटा है। ये जो फॉर्मूला है इसको नोट करो और इसको अच्छे से रखो, क्योंकि इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन नहीं, इसको यूज करूंगा मैं तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है रिगार्डिंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसमें ये फॉर्मूला यूज होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि टेस्ट चार्ज में जो फोर्स एक्सप्रेस होगा, उस फील्ड में कितना फोर्स होगा या फिर उस फील्ड में कितना स्ट्रेंथ होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इस फोर्स और टेस्ट चार्ज बाय टेस्ट चार्ज। तो इसको पुट किया तो उसका फॉर्मूला जो आया वो आया KQ बाय R²। अच्छा, अभी अगर बोला जाए कि इसी सेम चीज को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो कैसे होगा? दिस इज Q नॉट R। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो तो होगा KQ बाय R², इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो E वेक्टर इज इक्वल्स टू KQ बाय R², पर ये तो स्केलर फॉर्म में, तो स्केलर फॉर्म में अगर है तो डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन होगा r कैप, ये वेक्टर तो एक ही है ना, r वेक्टर, तो r कैप। तो अभी r कैप का फॉर्मूला क्या है? कहां पे लिखूं? यहां पे लिखो r कैप। हम कोई भी वेक्टर कैप जो होता है उसको निकालते कैसे? r वेक्टर बाय मॉड r। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा KQ बाय, चलो इसको भी मॉड R² लिख देता हूं क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड ही है। तो मॉड R² इनटू r कैप क्या है? r वेक्टर बाय मॉड r। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा? E वेक्टर इज इक्वल्स टू KQ r वेक्टर बाय मॉड r²। ये देखो, ये और ये सेम ही है। ये मत बोलो कि यहाँ पे तो R² है, E is inversely proportional to square of the distance, और यहाँ पे क्यूब है। ये क्यूब नहीं है, क्योंकि मान लिया यहाँ पे 3 आ रहा है, ऊपर भी तो एक आ रहा है। वेक्टर फॉर्म में इसलिए दे रहा हूँ, अगर कट जाएगा तो यहाँ पे R² ही आएगा। तो ये जो रिलेशन है ये दोनों में सेम ही है, E is inversely proportional to the square of the distance। तो ये है, चलो यहाँ पे ये तो वेक्टर फॉर्म में है, इसको हेडिंग दे देना वेक्टर फॉर्म। ये मैंने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म दिखा दिया, ये जो नॉर्मल फॉर्म है ये दिखा दिया। अभी इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, एक्चुअली ये सब चीज तुम्हें इजी लगना चाहिए क्योंकि कूलम्ब्स लॉ जो पढ़ा है वही सेम चीज है। कूलम्ब्स लॉ में एक दूसरे में कितना फोर्स ये लगता है, और इधर ये है कि कोई एक टेस्ट चार्ज आ जाए तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कितना फोर्स उस पे इंप्लाई होता है, वही है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वो भी सेम कूलम्ब्स लॉ जैसा ही है, थोड़ा सबल चेंजेस है। और यहाँ पे भी सेम है कि ये जो Q जब हम लोग बिठाएंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बिठाएंगे, ये तो हमें पता ही है। पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट इस तरफ करेगा, डायरेक्शन ये होगा क्योंकि नेगेटिव का फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आता है, पॉजिटिव का बाहर की तरफ जाता है। तो पॉजिटिव होगा तो फोर्स उस तरफ होगा, तो डायरेक्शन तो हमें पता ही है। हाँ, अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा जाए तब हमें बिठाना पड़ेगा पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि वहां पे हमें डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। तो ये बात याद रखना कि नॉर्मली जब क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व करेंगे तो Q1 Q2 या फिर Q0 जो है उसमें हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बिठाएंगे, वो तो हमें पता ही रहेगा किस तरफ डायरेक्शन है। तो चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन करने से पहले एक चीज, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक P लिखा था, लेकिन शायद फिगर में मैंने यहाँ पे P लिखना भूल गया था कि P पॉइंट पे जब मैं टेस्ट चार्ज रखूंगा तो वहां पे फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन P लिखा था, या फिर E ऑफ P बोल सकते हो। अब ये जितना नजदीक आएगा इस
का फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इसमें जो फील्ड स्ट्रेंथ लग रहा होगा वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये R घटेगा तो फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज होगा। अब यहां लाते 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 अगर इसके ऊपर ही आ गया तो क्या होगा? तो फिजिक्स में ड्यू टू इट्स ओन चार्ज इसके ऊपर जो फील्ड इंटेंसिटी होगा वो अनडिफाइंड है। ये याद रखना कि जितना नजदीक आएगा ऑब्वियसली तो इंक्रीज होता जाएगा फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन इसके ऊपर अगर आ गया तो इसके ऊपर का जो फील्ड इंटेंसिटी है खुद के चार्ज की वजह से जो फील्ड इंटेंसिटी बनता है इसके ऊपर वो अनडिफाइंड है। तो यहां पे एक पॉइंट लिख लेना। अच्छा, ये फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा और फोर्स का डायरेक्शन होगा वो तो सेम होगा। चलो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये पॉइंट यहां पे लिख लेना कि फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा और फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो तो सेम ही होगा। फील्ड इंटेंसिटी हैज सेम डायरेक्शन एज फोर्स। और दूसरी बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज due to the charge at its own location is undefined। ठीक, उसके ऊपर अगर कोई चार्ज रख दे तो उसके जो फील्ड इंटेंसिटी होगा वो अनडिफाइंड है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बाद। अब जो इसमें और एक टॉपिक है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नाउ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये सेम है कूलम्ब्स लॉ जैसा। मान लो कि 3 चार्ज है Q1, Q2, Q3। मान लो ये तो पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो इस पॉइंट पे अगर हमें निकालना है, इस पॉइंट पे अगर हमें निकालना है कि इंटेंसिटी इस पॉइंट पे क्या है, तो ये निगेटिव है तो टेस्ट चार्ज जो होगा यहाँ पे वो होगा, चलो एक पॉइंट ले लेते हैं, नाम दे देते हैं इसका P। टेस्ट चार्ज जो यहाँ पे होगा निगेटिव है तो उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। ये हो गया हमारा मान लो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन। इसकी वजह से जो होगा वो इधर जाएगा और इसकी वजह से इधर जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना, क्योंकि टेस्ट चार्ज जो पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, ये इसको इधर धकेलेगा, ये इसको इधर धकेलेगा और ये इस तरफ जाएगा। डायरेक्शन जो होगा वो इस तरफ होगा, इसका इस तरफ होगा और इसका इस तरफ होगा। तो ये हो गया हमारा E1 और ये हो गया E3। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि ये P पॉइंट पे E नेट एट P, टोटल फील्ड इंटेंसिटी एट P हम लोग ऐसे निकालेंगे EP इक्वल्स टू सबका वेक्टर सम E1 प्लस E2 प्लस E3। तो ये तो पता है कि जैसे कॉलम में क्या था, यहाँ पे और एक चार्ज तो इस पे फोर्स क्या लग रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लग रहा है। तो ये है इसका फॉर्मूला। हम क्या करेंगे, इस पे वैल्यूज पुट कर देंगे, जैसे KQ बाय R स्क्वायर प्लस KQ2 बाय R स्क्वायर प्लस KQ3 बाय R स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो इस तरीके से हम लोग सारे वेक्टर फॉर्म में होंगे, ये भी याद रखना, सबका डायरेक्शन होता है। तो इस तरीके से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करते हैं। तो जितने भी इसमें जो चीज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में यूज होगा वो सब चीज मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया इस पार्ट में। अगला जो पार्ट आएगा उस पार्ट में इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे और कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल का कुछ ग्राफ का स्टडी है वो सब चीज हम लोग देख लेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।